हेलो फ्रेंड्स, जर्नी टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम जीएस के साइंस के पार्ट में मोशन एंड वेव्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो गति आखिर होती क्या है? तो जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के अनुसार, तो उसे हम लोग गति कहते हैं। तो उस बॉडी को हम लोग कहते हैं कि ये गति में है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे गति में रहती हैं, जैसे बस हो गया, गाड़ी हो गया, कई सारी चीज़ें गति में। अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग तो वो गति में है। अब लगे हाथ हम इसके साथ रेस्ट की भी बात कर लेते हैं, तो हम किसको कहेंगे कि वो रेस्ट में है, जो है एक जगह स्थिर है। तो अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है सराउंडिंग के अनुसार, तो वो बॉडी रेस्ट में कहलाएगा। जैसे क्या हो गया, आपका एक पेड़ हो गया, पोल्स लगे होते हैं सड़क के किनारे, वो तो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं ना सराउंडिंग के आपका देखे रिस्पेक्ट में, तो वो रेस्ट में कहलाएंगे। अच्छा, अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो 3 कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से? पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये तीनों को हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। क्या क्या? पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन डिटर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये डिस्टेंस होता क्या है, दूरी होता क्या है। तो दूरी यानी डिस्टेंस जो होता है वो पूरा एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, मतलब जितनी दूरी कवर की गई पूरा, वो उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। यानी जितना पाथ, जितना रास्ता कवर किया गया उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। यानी टोटल लेंथ जितना उसने कवर किया उसको हम लोग दूरी बोलते हैं। अच्छा, डिस्टेंस जो है जीरो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। कि अभी आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने जीरो डिस्टेंस कवर किया, नहीं ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट आखिर क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने कवर किया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा और पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। अच्छा, एक बार हम लोग डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, जो है आपका क्या बोलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लिया ये मैंने आपको 4 डायरेक्शन बना के दिखाया। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। 4 डायरेक्शन हो गए। अगर हमने कहा कि एक आदमी कोई वेस्ट से ईस्ट की तरफ मान लेते हैं 3 किलोमीटर गया, कितना गया? 3 किलोमीटर गया। फिर यहाँ से ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर जाता है, कितना गया? 4 किलोमीटर गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आदमी है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी दूरी तय की। तो आप क्या बोलेंगे कि दूरी, तो दूरी क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ होती है। यानी जितना उसने टोटल रास्ता तय किया वो दूरी होती है। तो कितना हो गया? 3 + 4 यानी 7 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितना उसने डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना विस्थापन हुआ, तो आप क्या बोलोगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, ये इनिशियल पॉइंट है उसका, यहाँ से यहाँ तक जाने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसको आप लोग फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे? तो इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ये क्या होता है? b² + h² होता है। यानी 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और +3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, यानी टोटल कितना हो गया आपका? हो गया 25। और पी यानी जो आपका हाइपोटेन्यूस आया, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस आपका कितना आया? वो आ गया 5। कितना आया? 5 आया। यानी जो इसने डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, वो कितना हुआ? वो 5 हो गया। ठीक, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, अब पूछा जा रहा है कि आखिर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर एंड वेक्टर। क्योंकि हम लोग तो ये तो पढ़ते चले आ रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा स्केलर है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है।
तो अब इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये होते क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, ना कि डायरेक्शन पर, ना कि दिशा पर डिपेंड करते हैं, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लेते हैं, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, पावर, एनर्जी, टेम्परेचर, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी, दिशा पे भी डिपेंड करती हैं, दिशा को भी फॉलो करती हैं और क्या करती हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। अब आप बोलेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, वैसे बताना तो नहीं, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम। अच्छा, क्या क्या होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा और डायरेक्शन होगा उसमें, जैसे हमने उसमें दिखाया था फिगर में अभी पहले कि उसकी डायरेक्शन एक बार ईस्ट की तरफ गई फिर नॉर्थ की तरफ गई, तो वो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। अच्छा, अब पूछ रहा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए ये आपका हो गया और एक वेक्टर और दे दिया वेक्टर बी, ठीक, ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी, क्या क्या ए और बी हो गए। तो कहते हैं कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से हैं कि अगर इसका टेल, किसी एक का टेल किसी दूसरे के हेड पर रख दें, मतलब इस तरीके से कुछ आपका डायग्राम बनेगा, ये किसी एक का टेल किसी दूसरे के हेड पर रख दें तो वो दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल बन जाते हैं। तो जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट बताएगा। क्या बताएगा, इनका रिजल्टेंट। अगर ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर था और ये आपका बी वेक्टर था, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर था, तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा आर इज इक्वल्स टू, ये क्या मिलेगा, ए मिलेगा और प्लस साथ में बी मिलेगा। 9th लेवल तक का तो ये चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन 11th 12th और बाकी बड़े लेवल्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या चीज़ें फाइनली होती हैं। तो हम इसको अभी रेज कर रहे हैं। अच्छा, अब मोशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो मोशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लें कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो किसी भी बॉडी के मोशन को हम यूनिफॉर्म तब कहेंगे जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अच्छा, इसका कहने का सेंस क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अच्छा, हमने कहा कि कोई बस है, वो क्या हुआ, 1 किलोमीटर, ये इधर हमने डिस्टेंस को शो करेंगे और इधर हम शो करेंगे टाइम को। हमने कहा कि कोई बस 1 किलोमीटर 10 मिनट में ट्रैवल करती है। फिर कहा कि 2 किलोमीटर वो 20 मिनट में ट्रैवल करती है, 3 किलोमीटर वो 30 मिनट में ट्रैवल करती है। तो ये क्या हो गया, आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन कहने के इन द सेंस मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, मतलब देखिए यहाँ 0 से आपका मैंने 1 मिनट क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर, 0 से 1, 1 किलोमीटर में 10 मिनट यानी 10 मिनट। अब देखिए इंटरवल जो है इक्वली बढ़ रहा है, यहाँ 10, फिर 2 किलोमीटर 20 मिनट में, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ये तो आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा होता है जिसमें वो क्या करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कहने का सेंस, जैसे हमने यहाँ पे लिया कि मान लीजिए 1 किलोमीटर गया कितने देर में, 10 मिनट में गया। अच्छा, जो 2 किलोमीटर गया, मान लीजिए सड़क जाम हो गया, उसको जाने में कितना देर लग गया, 30 मिनट्स लग गया। तो जो इंटरवल ऑफ टाइम है, फिर अच्छा आगे फिर देखिए 3 किलोमीटर जाने में उनको फिर थोड़ा सा कम समय लग गया। मतलब क्या हुआ, इनका जो समय है ये बढ़ते घटते इस तरीके से जा रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, मतलब ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज़ के मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने क्या देखे थे कि 3 चीज़ें नेसेसरी होती हैं। क्या क्या चीज़ें, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसकी मोशन। तो मोशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी हम क्या इसको कह सकते हैं कि जो स्पीड हमारा होता है, यस वो क्या होता है, जो डिस्टेंस हम ट्रेवल किया गया है अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है और ये स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की।
आखिर वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जो हमारा वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फाइनल पोजीशन, मान लीजिए एफ माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, ये हो गया आपका वेलोसिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये जो है किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में, क्योंकि ये भी मोशन को डिस्क्राइब करने का एक कॉन्सेप्ट है, एक जरूरी चीज है हम बोल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन आखिर होता क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी अगर हम एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी माने अगर फाइनल वेलोसिटी हमारा बी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो ये हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक, अपॉन टाइम, ये हो गया टी। यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी को अगर हम डेल्टा बी से डिपेंड करते हैं तो डेल्टा बी अपॉन टाइम, यह आपका क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और निगेटिव एक्सेलरेशन जो है निगेटिव हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव हो जाए तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मोशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे एक बार। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टी, इसको हटा दीजिए, आपको लीनियर, ये वर्ड याद रखिए, लीनियर। क्या है लीनियर? लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा, स्ट्रेट लाइन। तो रेक्टिलिनियर मोशन से आप लोग समझ जाइए कि इसका मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ से ए से अगर कोई व्यक्ति स्टार्ट किया और बी तक गया और स्ट्रेट लाइन में, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। उसके बाद सर्कुलर मोशन, ये तो आप लोग समझ ही जाएंगे। सर्कुलर का मतलब सर्कुलर पाथ कवर करेगा, तो मोशन इन सर्कुलर पाथ, और इसमें जो स्पीड होता है यूनिफॉर्म स्पीड होता है। अब ऑसिलेटरी मोशन की बात आती है, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? तो ऑसिलेटरी मोशन ऐसा मोशन होता है जो रेपिटेटिव होता है और वो साइकिल करता है अपने मीन पोजीशन के अलोंग। जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, क्लॉक वाला पेंडुलम वाले क्लॉक में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये है आपका पेंडुलम, ये है आपका बॉब, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके देख भी लेते हैं, ये इस पाथ पे जो है जाता है इस तरीके से। तो ये आपकी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये मीन पोजीशन। तो बॉब क्या होता है, पेंडुलम चलता कैसे? यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर लौटेगा, यहाँ मीन पोजीशन पे आएगा, फिर यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। ये है पेंडुलम, और इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। अब यहीं पे हमने मोशन को खत्म किया, अब स्टार्ट करते हैं वेव्स को। वेव्स आखिर होते क्या हैं? तो अब वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वेव क्या होता है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। वेव क्या होता है? वेव एक प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है जो क्या करता है? स्पेस और टाइम के साथ ट्रेवल करता है। अच्छा, जो प्रोपागेशन होता है वेव्स का, प्रोपागेशन कहने का सेंस कह सकते हैं कि जो प्रोपागेट करता है वेव, मतलब जो चलता है, वो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? उसमें जो है एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता। किस चीज का ट्रांसफरेंस होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफरेंस नहीं होता। अच्छा, अब बात आती है मैकेनिकल वेव्स और ईएम वेव्स। तो जो मैकेनिकल वेव्स होती है वो ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। मतलब मीडियम कोई ना कोई उसके लिए होना चाहिए, तभी वो ट्रांसमिट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एग्जांपल में हम ले लेते हैं साउंड वेव। साउंड कैसे ट्रांसमिट होती है? साउंड को ट्रांसमिट होने के लिए कौन सा मीडियम होता है? एयर मीडियम होता है आपका। अच्छा, अब हम बात करते हैं ईएम वेव्स। ईएम वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप लोग पूछेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? चलिए मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेव्स एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, जो दोनों से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से जो है एसोसिएटेड होता है, उसे हम ईएम वेव्स कहते हैं। इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये यहाँ तक कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं लाइट ट्रैवल कर जाती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसे वेव जिसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो वाइब्रेट करते हैं या मूव करते हैं इस डायरेक्शन में कि जो जिस डायरेक्शन में वेव हमारी प्रोपागेट कर रही है। तो पार्टिकल्स के जो मीडियम होते हैं, मतलब मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उसके पैरेलल डायरेक्शन में मतलब मूव करते हैं। जैसे साउंड वेव्स की एग्जांपल्स में ले लेते हैं। अब आपका आता है ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है? तो ट्रांसवर्स वेव्स
ऐसा वेव होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो परपेंडिकुलरली क्या होता है, परपेंडिकुलरली प्रोपागेट करते हैं, प्रोपागेशन ऑफ वेव्स के परपेंडिकुलरली जो है मूव करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, अब वेव्स की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर वेव्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। थोड़ी बातें हैं। तो वेव्स में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन एंड पोलराइजेशन। अब आप लोग बोलोगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के बारे में मान लेते हैं ये कोई मीडियम है हमारा, ये कोई इंटरफेस है, उस पर क्या हुआ, लाइट यहाँ से पड़ी। अगर ये जिसका मान लीजिए मिरर ही रखा हुआ है, इसका जो बैक सरफेस है ये पॉलिश्ड है, ठीक, क्या है, पॉलिश्ड है। इस पर जो लाइट हमने डाला, ठीक, यहाँ से लाइट रे पड़ी और तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी सेम एंगल पे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन का कहलाता है। क्या प्रोसेस कहलाता है, रिफ्लेक्शन का कहलाता है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन, अगर मान लिया हमारा कोई ये मीडियम है, हमने लाइट रे डाला और ये पॉलिश सरफेस, पॉलिश मान लीजिए है भी या नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या हुआ, कुछ पार्ट्स जो है रिफ्लेक्ट हुई और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुई। तो जब रिफ्रैक्ट हुई तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्ट होने का मतलब ट्रांसमिट हुई, मतलब पार कर गई, वो जो मीडियम हमने रखा था उसको पार कर गई, तो वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, वो आपका रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब बात आती है डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब डिफ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें जानेंगे। डिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो होता क्या है, अगर मान लीजिए रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल रखा हुआ, ऑब्स्टेकल कहने का सेंस क्या है, वस्तु रखी हुई है, तो लाइट रे इस पे क्या होगा, टकरा करके लौट जाती है, टकरा करके लौट जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ द टू और मोर लाइट वेव्स, इट्स कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब ये सुपरपोजिशन क्या होता है, तो सुपरपोजिशन कहने का इन द सेंस ये है, एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हो और मैं क्या हुआ, पीछे जो कैरियर होता है उस पर बैठ गया, मतलब मैं सुपर इम्पोज हो गया आप पर, मतलब आपके जो वेव था उस पर मैं सुपर इम्पोज हो गया, तो दोनों अब साथ में चलने लगे, दोनों का क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। तो उसको एक बार हम लोग डायग्रामेटिक शो कर लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपका हो गया पहला वेव, ठीक, इस तरीके से कोई वेव जा रही है, इस तरीके से बना लीजिए। चलिए, उसके बाद मान लीजिए दूसरा वेव भी आया और इस पर क्या हुआ, सुपर इम्पोज कर गया, तो जो इसकी फाइनल वेव बनी वो कुछ इस तरीके से बन गई। तो ये हो गया आपका सुपर इम्पोज, मतलब इसके ऊपर फिर इसके ऊपर और कोई आ सकता है इस तरीके से, मतलब ये कई सारी वेव्स मिल गई, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं डिस्पर्सन होता क्या है आखिर। अच्छा, डिस्पर्सन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। डिस्पर्सन होता क्या है, स्प्लिटिंग। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, बिखरना। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, बिखरना, स्कैटर करना, बिखर जाएंगे लाइट। तो होता क्या है, जब हम कोई प्रिज्म होता है, मान लीजिए कोई प्रिज्म है इस तरीके से रखा हुआ है प्रिज्म, उस पर हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट लाइट डालें। व्हाइट लाइट डालने के बाद ये क्या होता है, जब प्रिज्म से इधर साइड से लाइट निकलती हैं तो ये इसका डिस्पर्स हो जाती हैं। डिस्पर्स कहने का मतलब ये 7 कलर्स में टूट जाती हैं। वो 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपकी विबज्योर होती है। विबज्योर कहने का इन द सेंस क्या हो गया, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया और येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। ये 7 कलर्स में टूट जाती है। अब बात आती है पोलराइजेशन की। तो पोलराइजेशन वैसे ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि जो लाइट वेक्टर हमारा होता है, क्या होता है, जो लाइट वेक्टर हमारा होता है वो हर डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है। मतलब अगर आप कोई लाइट लीजिए, मान लीजिए ऐसे है, तो लाइट क्या होगा, हर डायरेक्शन में। आप देखिए बल्ब लगाते हैं ना, अपने घर में बल्ब लगाते हैं तो उसकी रोशनी हर डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो ये हो अनपोलराइज्ड लाइट, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज कहने का इन द सेंस क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है आपका, इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होता है, कोई एक वेक्टर ले लीजिए आप, इसका कोई एक डायरेक्शन ले लीजिए, इलेक्ट्रिक वेक्टर को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड कर देना। द प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर टू वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। मतलब इसके लिए हम लोग कई सारे डिवाइस यूज करते हैं, पोलराइजर हो गया आपका और कई सारे डिवाइस। जब आप लोग पोलराइजेशन पढ़ोगे आगे तब आप लोगों को पता लगेगा होता क्या है, वो तो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस पार्ट,
सोनार सिस्टम एंड रडार, ये क्या होता है? तो सोनार सिस्टम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम्स में मैंने देखा था पूछा गया था, तो इसलिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है। सोनार क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? A.S. टेलर एंड लियो सी यंग के द्वारा 1970 में ब्रिटेन में इसको डेवलप किया गया था। अच्छा, ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? तो ये मेरीन एलिमेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है। मेरीन एलिमेंट्स माने जो समुद्री जीव होते हैं, जैसे डॉल्फिन्स और व्हेल्स, उसके द्वारा यूज किया जाता है। बैट्स भी जो है सोनार का यूज करके बात करते हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 mH हर्ट्ज, 100 मिली हर्ट्ज होती है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा, जो ह्यूमंस इसको इसलिए सुन नहीं पाते जो लोग बात करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस का जो लिस्ट होता है 20 हर्ट्ज होता है, उतने पे ये लोग ऑडिबल, तो इसलिए जो है ह्यूमंस सुन नहीं पाते। इन लोग का 100 मेगा हर्ट्ज होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सोनार वेव कहाँ यूज होता है? फैथोमीटर। अब आप लोग बोलेंगे फैथोमीटर क्या होता है? तो जो सी होता है, समुद्र होता है या कोई नदी हो गई, उसकी गहराई नापनी है तो कैसे नापेंगे? तो उसके लिए यूज किया जाता है फैथोमीटर। अब ये फैथोमीटर का वर्क क्या होता है, वो करता क्या है? फैथोमीटर क्या करता है? साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये मान लीजिए फैथोमीटर है, और ये आपका मान लीजिए क्या है? नदी है, ठीक, कुछ गहरी है। तो यहाँ से क्या करेगा? ये साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, और जब साउंड वेव्स यहाँ पे जाएंगी तो यहाँ से टकरा करके डिफ्रैक्शन होता है और इस पे वापस आती हैं। तो ये क्या करता है? इससे क्या पता चल जाता है कि समुद्र कितना गहरा है। ये हो गया आपका फैथोमीटर। अब हम बात करेंगे रडार क्या होता है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। रडार का क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। RAD से रेडियो, एंड D से R से रेडियो, D से डिटेक्शन, A से एंड, R से रेंजिंग। किसके द्वारा बनाया गया? रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा 1935 में। ये भी ब्रिटेन में बना। ये दोनों ध्यान रखिएगा कि ये इसके कौन है? रॉबर्ट वाटसन वाट, और इसके दो लोग मिलके A.S. टेलर एंड लियो सी यंग। ये कभी कभार पूछा जाता है। इसका वर्क क्या है? जो वेव्स हैं जो रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, उनको मेजर करना। इसका एप्लीकेशन क्या है? जैसे आप बॉर्डर पे सुनते होंगे आप लोग न्यूज़ में कि रडार लगा है, तो रडार यही रहता है। करता क्या है? वहाँ से वेव्स आती हैं, जो मान लीजिए किसी भी देश से, किसी भी कंट्री से कोई एयरक्राफ्ट आया कोई, तो उससे वेव्स आई, वेव्स इस पर टकरा के ये तुरंत रडार जो है इंडिकेट कर देता है, डिटेक्ट करके तुरंत बता देता है, और रेंज बता देता है। अगर उसके रेंज में आ गया कि ये जो है आपका कोई फ्लाइट जा रही है या कोई भी जो भी चीज़ें जाती होती हैं वो बता देता है डिटेक्ट करके। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू।